क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है। चलिए, आज से आप लोगों की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले समझ लीजिए होता क्या है। बहुत बेसिक चीज़ों से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमको समझना पड़ता है कि जो पॉलिटी होती है, इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? राज व्यवस्था। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है पॉलिटी, दूसरा होता है पॉलिटिकल साइंस, और एक तीसरा होता है पॉलिटिक्स। ध्यान से, ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को बोलते हैं हम लोग राजनीति विज्ञान। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस को क्या बोलते हैं? राजनीतिक विज्ञान। और इसको क्या बोलते हैं? राजनीति। ध्यान से, तो ये तीन चीज़ें होती हैं। पहला हुआ राज व्यवस्था, राजनीति विज्ञान एंड राजनीति। तो जो हम लोगों को कवर करना होता है वो बेसिकली क्या कवर करना है? पॉलिटी। व्यवस्था, दिस वर्ड इज अडॉप्टेड फ्रॉम सिस्टम, यानी जो देश का सिस्टम है वो कैसे चलता है वो होता है पॉलिटी। पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली जो पॉलिटिक्स होती है इसकी थ्योरी को कवर किया जाता है। पॉलिटिक्स जो की जाती है वो पॉलिटिक्स कैसे की जाती है उसकी थ्योरी को जस्टिफाई क्या किया जाता है इससे। एंड पॉलिटिक्स जो होता है ये होती है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है नीतियां। नीतियों का मतलब क्या हुआ? तरीके, किस तरीके से देश को चलाया जाए, किस तरीके से चलाया जाए, किस तरीके से उस चलाने का जो तरीका होता है उसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी प्रोसेस में होती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, तो हमें जो है इन सब से कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि ये हमें पढ़ने की नीड नहीं है। हमें क्या पढ़ना होता है? पॉलिटिकल सॉरी पॉलिटी कवर करना होता है, सिस्टम। ठीक है, तो देश चलता कैसे है? तो पॉलिटी चलती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर, कि जो पॉलिटी होती है इस पॉलिटी में ऑब्वियस बात है, एक चीज समझिए, कोई सा भी कंट्री है, कोई भी अगर देश है तो उस देश को रन करने के लिए कुछ ना कुछ एक सोर्स होता होगा। सिंपल है, आप लोग अपने घर का लीजिए, आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होता होगा जो रूल्स बनाता होगा, नियम एंड कानून बनाता होगा। आपके घरों में कौन बनाता है? हाँ, पापा बनाते हैं। ठीक है, मम्मी बनाती हैं। ठीक है, और भी हो सकता हो, ग्रैंड फादर हो, दादा हो, दादी हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बनाते हैं। बट इन्होंने जो रूल्स बेसिकली बनाए हैं, ये रूल्स आपके दो हो सकते होंगे। हो सकता हो ये रूल्स आपके रिटन फॉर्मेट में हो, मे भी कहीं लिखे हो, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ओरल फॉर्मेट में हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ओरल फॉर्मेट में या रिटन फॉर्मेट में हो। उसी तरीके से जो भी कंट्री होती है उस कंट्री को चलाने के लिए ऑब्वियस बात है कुछ रूल्स होते होंगे। तो ये जो रूल्स होते हैं, ये रूल्स ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो रिटन फॉर्मेट में ही होंगे, तभी तो लोगों को समझ में आएंगे। तो वो जिस जगह पर वो रूल्स लिखे होते हैं दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ सोर्स ऑफ रूल्स फॉर अ कंट्री टू रन स्मूथली व्हाट सिस्टम। किसी भी देश के सिस्टम को एक स्मूथली चलाने के लिए जो सोर्सेज होते हैं वो कहाँ होते हैं? हर देश का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक हो गई चीज? तो भारत का अपना एक संविधान हो गया। आंसर है हाँ, बिल्कुल है, इंडिया का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ध्यान से, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो मैंने आपको सबसे पहली चीज तो बता दी कि सर ये क्या है, ये आपकी बुक है। अब ऑब्वियस बात है, अब यहां पे जो इस बुक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, ये होम किसके द्वारा लिखी गई? तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक थी बेसिकली उसको लिखने के लिए, मैं बार बार बुक कह रहा हूं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, एक बनाई गई थी, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली समझ गए आप लोग? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब क्या होता है? जब हम लोग 1947 में फ्री हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नाम की एक असेंबली बनाई गई थी। ठीक है,
ये आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे, यहाँ नीड नहीं है। कौन असेंबली थी? तो पहली चीज़ क्लियर होगी किसने बनाई यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे फैक्ट्स होता है कि हाउ मच टाइम इट टेक, हाउ मच कितना टाइम लगा। तो हाउ मच टाइम में बेसिकली जो टाइम लगता है वो आपका 2 साल 11 मंथ 18 डेज। कितना लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन आपके संविधान को बनने में लगा, अपना संविधान इतने टाइम में लगा। ये बेसिकली कैसे मैं बता रहा हूँ, तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी 9 दिसंबर 1947 से स्टार्ट होकर के 26 ऑफ नवंबर 1949 तक, ये आपकी डेट है। इस डेट में क्या होती है, मीटिंग स्टार्ट होती है और फिर आपका पोर्शन चलता है। तो इतना अप्रॉक्सीमेट आपका टाइम लगता है, ठीक है। अब तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट, ऑब्वियस है जब भी कोई चीज़ लिखी जाती होगी तो उसको ड्राफ्ट सबसे पहले किया जाता होगा। राइटिंग ऑब्वियस है, ड्राफ्टिंग। तो जो ड्राफ्ट करने का काम किया था, ड्राफ्टिंग का, वो काम किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। तो इसीलिए जनरली आप लोग जब अंबेडकर साहब की फोटो देखते हो या आइडल देखते हो तो उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बुक होती है। दैट इज द ओनली रीजन वाई ही टुक ऑलवेज अ बुक इन हिज हैंड। दैट इज द रीजन बिकॉज ही फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना, कौन सा क्या कैसे क्या, वो सब उनका काम था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू अंबेडकर साहब ने इसको बनाया था, ठीक होगी चीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, यहां था किसने और क्या हुआ था। तो इस तारीख से इस तारीख तक हुआ था। यहीं पर 11 दिसंबर 11 दिसंबर को JL नेहरू साहब, जो हमारे यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब होता था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज इट, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। तो इन्होंने, इसका मतलब होता था कि हम ये जो मीटिंग में करने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीटिंग होने जा रही है, इस मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, इस मीटिंग का टारगेट क्या होगा, और इस मीटिंग में अगर कोई चेंजमेंट रखना होता है आने वाले दिनों में, क्या हम पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। तो ये तीनों चीजें इस उद्देश्य प्रस्ताव का क्या था, एम था। क्यों उद्देश्य प्रस्ताव था, तो यही जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, यही जो आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसी को आज के समय हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल। क्लियर हो गया। तो व्हाट इज प्रियम्बल, तो प्रियम्बल बेसिकली द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मीनिंग क्या हो गई, बेसिकली इसके अंदर वो सारी बातें बताई गई थी जो हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब इसको इस तरीके से समझिए कि ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। इसमें इसमें टोटल जो बात कही गई है, उस टोटल बात की सिंपल भाषा में, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो समरी है, वो समरी आपकी किस में है, प्रियम्बल में। छुट्टी। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर, समझ रहे हैं आप लोग, अगर कोई चीज मान लीजिए एक्सप्लेन करनी है और एक्सप्लेन करने में कोई डाउट होता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मैटर फंस गया और सुप्रीम कोर्ट भी समझ नहीं पा रहा है कि किधर की तरफ डायरेक्शन दी जाए, तो वो किसकी तरफ रिफर कर लेगा, वो रिफर कर लेगा प्रियम्बल को। प्रियम्बल को पढ़ेगा, उसको समझेगा और उसके हिसाब से फिर अपने डिसीजन को देगा। सिंपल है। तो अगर आपसे पूछे तो समरी, इसीलिए वहां पे वर्ड यूज किया गया है, इसीलिए यहां पे एक वर्ड यूज किया जाता है की। तो या तो ये हमारे यहां जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी समरी है, और या तो उसकी क्या है, की है। क्लियर हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली वाला टॉपिक है आपका, वो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। उसको आपके जो नोट्स है उसमें पहला टॉपिक वही दिया होगा, तो उस टॉपिक को होल्ड करके आप नेक्स्ट टॉपिक पे आइएगा। ठीक हो गई बात। चलो, तो अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। क्या, तो सबसे पहले हमें क्या समझना होता है कि साहब जो प्रियम्बल होता है, अगर वो समझ जाएंगे तो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाएंगी क्या होती हैं, ठीक है। बट उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इन द फॉर्मेट ऑफ होमवर्क कवर करनी होती है। हर किसी को, हर बैच में मैं बताता हूँ आप लोगों को, होमवर्क में सबसे पहले ध्यान से समझिए क्या होता है। सबसे जो पहला काम है आपका, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, किताब है, ऑब्वियस बात है। तो इस किताब के टोटल होते हैं 22 पार्ट्स, 395 होते हैं इसमें आर्टिकल्स, और 12 होते हैं इसमें शेड्यूल्स।
क्लियर हो गया। 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 12 शेड्यूल्स होती हैं। हाँ हाँ ठीक है, ये होती हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इसको सबसे पहले अपने घर पे जब आप जाएंगे यहाँ से, तो इसको घर जा करके एक A4 शीट लीजिएगा, 2 फीट 3 4, उसमें प्रॉपरली नोट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे किया जा सकता है। ये नोट हो गया आप लोगों का? ठीक है, ध्यान से देखिए। गूगल खोलना है, गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च सर्च करना है पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बस एक बार गूगल करना है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इमेज पे चले जाइएगा, आपको सीधे सीधे बहुत जगहों पे मिल जाएगा। ठीक है, कहीं से भी उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ठीक हो गया आपका। तो पार्ट 1 हो गया, 1 to 4 पार्ट। इसमें देखिए पार्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके प्रॉपर आपको दिए हैं। ये उनके आर्टिकल्स के नाम है और ये उनके उसमें दिए हुए हैं कि हमें क्या, तो हमें बेसिकली पढ़ने होते हैं ये सारी चीज़ें। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या चीज़? हाँ, इसको ऐसे सेम, इसको ऐसे बस एक इंडेक्स तैयार करो, पार्ट लिखो, यहाँ पे आप आर्टिकल लिखो और यहाँ पे एरियाज लिख लो उसके आगे करके, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट करना। चुप, इसमें के अंदर क्या है इसका डिटेलिंग वो तो 1 by 1 करके समझेंगे, तो वो ऐसा नीड नहीं होती। जैसे यहाँ देखो लिखा यूनियन एंड सिटियन टेरिटरीज, दूसरा सिटियनशिप, फंडामेंटल राइट्स, तो ये सारी चीज़ें कवर करनी होती है, तो तुम बस नोट कर लेना। ठीक है, तो ये होते हैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो इसको जनरली कवर करते हैं बच्चे, हो जाएंगे। हाँ, आर्टिकल ऑब्वियस बात है, बहुत सारे बच्चे आप लोग जैसे आप भी पूछेंगे सर 395 आर्टिकल है तो सारे कवर करने हैं, तो नहीं, सारे नहीं करने होते। अप्रॉक्सीमेट मान के चलो तो करीब आपके जो सिलेबस में मोटा मोटी 100 आर्टिकल है। बट ये 100 रैंडमली ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे करके, प्रॉपर एक कुछ कुछ हिसाब से होता है। तो वो जब लेक्चर्स होंगे तो उस लेक्चर में तुम लोगों को बता दूंगा। हाँ, याद करने की ट्रिक भी होती है, वो बता दी जाएगी। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, बस बस ठीक है। तो ये आपका कहलाता है। क्लियर हो? तो ये पार्ट 1 हो गया, ये आपके आर्टिकल्स हो गए। अब यहीं पे आपका मैंने दूसरा एक और चीज़ बताई थी, दैट इज शेड्यूल्स। तो आपको क्या डालना है, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। शेड्यूल जैसे ही आपने डाली, यहाँ आपको 12 शेड्यूल की एक लिस्ट मिल जाएगी, 12 शेड्यूल। कौन कौन से शेड्यूल है देखिए यहाँ पे दिखा है आपको, शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 दिखाओ। तो ये आपकी 12 शेड्यूल हो गए। तो इस 12 शेड्यूल को क्या करना है, कॉपी कर लेना है। सिंपल है, मैं हमेशा बता रहा हूँ। ये वीडियोस भी अपलोड होगी, आप इस वीडियो को इसको जूम कर करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसी से कॉपी कर लीजिए, कोई झंझट नहीं है। आप वहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ पार्ट्स क्लियर हो गए, शेड्यूल क्लियर हो गई। हाँ 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 हाँ, बस समझ गए, बस इसको कॉपी पेस्ट करना है आप लोगों को। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब ये बेसिकली क्या थे, शेड्यूल्स में स्पेशलाइजेशन कुछ और चीज़ें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्किप हो गई थी, उसको हमने शेड्यूल के फॉर्मेट में डाल दिया। आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, शेड्यूल्स का मतलब ठीक होता है। क्वेश्चन बहुत बनते हैं प्रीलिम्स में। शेड्यूल 1 में क्या है, शेड्यूल 2 क्या कहता है। जैसे शेड्यूल 1 कहता है स्टेट एंड यूटी के नाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो नाम है ये शेड्यूल 1 में लिखे होते हैं। शेड्यूल 2 में सैलरी डिटेल ऑफ किस, इस यहाँ पे देखो दिया है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन सब की सैलरी कितनी होती है, तो ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। तो आपको डिटेलिंग नहीं, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज तो पहुंचेंगे ही, तो ऐसा सच आपको नीड नहीं होती है। ठीक है? हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, दैट इज योर प्रियम्बल। जो पीछे मैंने आपको बताया था, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यही समझना पड़ता है आपको। ठीक है, चलो सबसे पहले आते हैं प्रियम्बल क्या होती है। सिंपल, जब भी आप लोग प्रियम्बल के बारे में सुने होंगे, समझे होंगे, चीज़ों को समझते होंगे, तो वो चीज़ें आपको समझ में आती होगी। प्रियम्बल आप लोगों ने जो भी आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक होती है, हमेशा उस एनसीईआरटी की किताब के फ्रंट के जो पेज होते हैं उसमें दिया रहता है एक तरफ गांधी जी का जंतर, चेक करना आप लोग, मिल जाएगा आपको। और दूसरी तरफ आपको क्या मिलती है, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का मतलब होता है कि यही क्या है आपका शेड्यूल, ओ सॉरी प्रियम्बल। क्लियर हो गया? हाँ, देख रहे हो, तो मिलते हैं ना उसमें, बस बस वही चीज़ हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, शेड्यूल हो गया, और ये आपका एनसीईआरटी में। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, व्हाट इज प्रियम्बल। ध्यान से, तो प्रियम्बल एक समय ऐसा था 2012 के मेंस में, आईएएस मेंस में, सीधे सीधे प्रियम्बल लिखने के लिए आई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे आ गया था, लिखने के लिए साहब लिख दो। बट वो इतना डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आता है, अब थोड़े से अलग होते हैं। तो अब हमको यहाँ पे समझना होता है कि प्रियम्बल क्या होती है। ठीक है, ध्यान से समझो, इसको मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि प्रियम्बल के बारे में क्या चीज़ें होती हैं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्रियम्बल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, सोर्स है। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, की है। और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, समरी है। इसका मतलब ये जो बात आप सामने देख रहे हैं, इसका मतलब छोड़ दीजिए, मैं बताऊंगा आपको। यही हमारा कुल मिला के आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लो और आप केवल प्रेम्बल को रीड आउट करो, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट आपको सेम चीज पता चल जाएगी।
हाँ, उसमें आर्टिकल 1 में जो कहा तो इनको तो थीम वाली बात होती है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने एग्जाम दिया यूनिवर्सिटी के, हाँ दिए ही होंगे यूनिवर्सिटी में, तो जिसमें ग्रेजुएशन के जो एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में आप लोगों ने जब पढ़ाई की होगी तो देखो या तो बच्चे बहुत होते हैं जो प्रॉपर साल भर पढ़ाई करते हैं सेमेस्टर पूरा, या फिर लास्ट में की ले लेते हैं। हाँ समझ गए, विद्या, बिल्कुल विद्या और अलग नाम से आती है। तो वो जो की आप ले लेते हैं तो उस की के अंदर वही लगभग समरी होती है उसी चीज की, बस ये वही चीज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ो या ये पढ़ लो, काम खत्म। हाँ हाँ, देखो 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 आए अभी सब आप लोग नए हो, खुरापाती है कि सर यही पढ़ लें काम खत्म है कॉन्स्टिट्यूशन बच जाए आपका। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, बस पढ़ना तो वापस पड़ेगा। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल होती है। तो इस प्रेम्बल में बेसिकली कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं, जिन वर्ड्स को वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे तो आपको लगभग प्रेम्बल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ध्यान से। सबसे पहला जो आपको मिलता है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ सोर्स है ऑफ पावर, जो शक्ति का सोर्स होता है बेसिकली, वो क्या होता है? पीपल ऑफ इंडिया होते हैं। मतलब वी, देखो क्या कह रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भी ये सारा डिटेलिंग है, और इसको क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं, यानी हम भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रियम्बल को एक्सेप्ट करते हैं ना। तो जब हम एक्सेप्ट करते हैं, यार मैं ही एक्सेप्ट कर सकता हूं तो सारी पावर मेरे हाथ में हुई कि नहीं? मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूं, हम रिजेक्ट भी कर सकते, सिंपल। तो आपके घर में एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की पावर जिसके पास होती है, ऑफिशियल पावर तो वही। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि जो सोर्स है इंडिया की, वो किसके हाथ में पावर का सोर्स है? वो पीपल के हाथ में। तो इसका मतलब हुआ पीपल। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड आता है, सेकेंड वर्ड है आपका, वो वर्ड है आपका सोवरिन, एस ओ, यहाँ लिखा हुआ है VERIGN। सोवरिन को बोलते हैं हिंदी में संप्रभु। मैं जानबूझ के थोड़ी सी हिंदी लिख देता हूँ जिससे कई बार आपको टेक्निकली समझ में ना आए। आपको नीड नहीं लिखने की, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। हाँ देखो, संप्रभु का मतलब क्या होता है पता? संप्रभु का मतलब होता है द डिसीजन इज टेकन बाय योर सेल्फ ओनली। इट मीन्स आपकी लाइफ के डिसीजन अगर आप खुद लेते हैं, कोई और इंपैक्ट उस पर नहीं करता है, तो आप एक संप्रभु पर्सन कहलाएंगे, एक सोवरिन पर्सन कहलाएंगे। तो ऐसा हो सकता हो, ऐसा हो सकता ना हो, मे भी ऐसा ना हो सकता। बहुत सारी वाइफ हैं आप लोग, मान लीजिए, तो आपके हस्बैंड का होगा, थोड़ा बहुत डिसीजन में इंटरेस्ट होगा, आपके मम्मी पापा का होगा, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो डिसीजन होता है। बट कंट्री के लिए ऐसा नहीं होता है। तो अगर कोई देश है, कंट्री, वो अपने सारे डिसीजन, जो भी उसके डिसीजन है, वो खुद से लेता है सारे डिसीजन, तो वो कंट्री अपने क्या कहलाएगा? अपने आप में वो कंट्री आएगा सोवरेन। चलो ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है सोशलिस्ट। बहुत कॉमन वर्ड है, आप सभी ने सुना होगा। सोशलिस्ट क्या होता है? तो सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि जो टारगेट हो वो क्या हो? वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का भला। दैट्स इट, ओनली एक लाइन में समझो। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? हमेशा किसका सोचना? समाज के बारे में। यानी जो सोर्सेज हैं, पावर के सोर्सेज हैं, रेवेन्यू है, पैसा है, वो सिंगल हैंड में कॉन्सेंट्रेट ना होकर के क्या हो? डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में हो, सबके हाथ में अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल उतना पैसा होना चाहिए। तो ये कहलाता है सोशलिस्ट, ठीक है, ये हिस्सा। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ पॉइंट, वो है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। सेकुलर कहीं पे आपको धर्म निरपेक्ष के फॉर्मेट में भी मिलता है, बट हमने पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, आप चीज बताइए, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा कानून बनाया हो जो किसी स्पेशलाइजेशन रिलीजन के लिए हो? कोई बताओ। या कोई भी स्कीम हो जो स्पेशलाइज रिलीजन के लिए, ध्यान रखना SC ST OBC के लिए बनती है। SC ST OBC हर कास्ट में, हर रिलीजन में होते हैं, बस सिंपल है। हाँ, तो इसलिए इसका मतलब हम लोग क्या है? सेकुलर। तो सेकुलर का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने, देखो दो तरीके के सेकुलरिज्म होते हैं। एक सेकुलरिज्म होता है नो रिलीजन, अगर कोई धर्म नहीं है तो सभी लोग बराबर हैं। और दूसरा होता है जितने भी रिलीजन है वो इक्वल है। इसका मतलब बराबर, दोनों बराबरी की बात हो रही है। लेकिन ये अपने आप में थोड़ा सा निगेटिव अर्थ ले रहा है। भाई जितने भी रिलीजन है, कोई है ही नहीं रिलीजन, सीधी बात है। जब कोई है ही नहीं रिलीजन तो सीधी बात हो तो नेगेटिव हो गया। लेकिन हाँ 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 हाँ, समझ गए? सेम, बस बस बस, क्लियर हो गया। तो ये हिस्सा आपका कहलाता है नो रिलीजन। तो हमने एक्सेप्ट क्या किया है कि जितने भी रिलीजन है वो आपके क्या हैं? इक्वल हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये आपका हिस्सा कहलाता है आपका। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके। तो नेक्स्ट आपका कहलाता है, ये हो गया आपका सेकुलर। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन का बहुत फेमस आपको कोट पता ही होगा, बी द टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों के लिए, लोगों द्वारा, या जनता का जनता द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन। सिंपल है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम होता है जिसको कंट्रोल कौन करता है?
पीपल। जो देश होता है वो कौन चलाते हैं? लोग चलाते हैं, इसलिए सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? डेमोक्रेसी के नाम से डिनोट करते हैं। हाँ, और भी होते हैं, जैसे एनार्की हो गया, सुने होगे एनार्की, हाँ, मोनार्की, किंगशिप भी होती है बहुत जगहों पे, बहुत जगहों पे डिक्टेटरशिप होती है, तो ये सब सिस्टम काम करते हैं, पढ़ोगे आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है पता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि जो टॉप पोस्ट है भारत की, उस पर कोई भी कॉमन पर्सन अगर पहुंच जाए तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? रिपब्लिक कहलाएगा। भारत की टॉप पोस्ट क्या होती है? प्रेसिडेंट ऑफ, बिल्कुल सही। तो जो प्रेसिडेंट, अगर वहां तक कोई भी व्यक्ति जा सकता है? आंसर है हाँ, कोई भी जा सकता है, अगर उसकी एलिजिबिलिटी मैच कर रही है। एलिजिबिलिटी मतलब कुछ एक कंडीशंस होती है, अगर वो मैच कर रही है, ठीक है। हाँ, तो बस खत्म। तो एलिजिबिलिटी जो मैच कर रही है आपकी, उस हिस्से को क्या बोलते हैं? एलिजिबिलिटी क्या होती है? 35 ईयर एज होनी चाहिए। लोकसभा का जो सिटीजन है, लोकसभा का जो मेंबर है, वो बनने की होनी चाहिए, और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। क्या तो ये हिस्सा क्या कहलाता है आपका? रिपब्लिक। तो ये तो पहला हिस्सा क्या हो गया आपका? जो वर्ड होते हैं, जिन वर्ड की डेफिनेशन कुछ ऐसे ऐसे आपको समझ में आ गया, चाहिए ये सर डेफिनेशन होती है। अब कुछ आते हैं यहाँ पे, देखो राइट्स की बात करता है हमारे पास। तो ये तो हो वर्ड। अब बात की गई है, देखो हमें क्या मिलेगा? जस्टिस। तो जस्टिस यहां पे देखो लिखा है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। पहला जस्टिस है आपका सोशल जस्टिस, दूसरा जस्टिस है इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। ध्यान से समझो। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि सोसाइटी में हर बंदा इक्वल है। अगर सोसाइटी में हर बंदा इक्वल है, बिल्कुल इक्वल का मतलब है हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट करती, गरीब अमीर वो अलग बात है, बट नॉर्मली हमारे लिए हर कोई इक्वल है, तो वो कहलाता है सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को उसके टैलेंट के हिसाब से सैलरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, प्रोफाइल पैसा मिलेगा, उस हिसाब से वो हिस्सा इकोनॉमिक जस्टिस है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, वो क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। सिंपल है, एडल्ट फ्रेंचाइज, बस बस बस। तो 18 साल से ऊपर वाले में कोई डिफरेंशिएशन तो नहीं होता है, वोट हर कोई, आपने भी दिए होंगे, बहुत सारे लोगों ने दिए होंगे वोट, बस बस बस। तो इस तरीके की सिचुएशन को क्या बोलते हैं? जस्टिस। तो ये 3 तरीके के जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। नेक्स्ट ये हुआ आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता है, देखिए नेक्स्ट है जस्टिस के बाद लिबर्टी। आपको क्या दी गई है? लिबर्टी। लिबर्टी का सिंपल मतलब होता है आज़ादी आपको दी गई। किन किन चीज़ों की आज़ादी है? सबसे पहले आज़ादी आपको किसकी दी गई है? थॉट की। थॉट मतलब सोचना, जो मन करे सोचिए, सोचने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल। दूसरा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब आपको एक्सप्रेस करने का भी तरीका है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। बिलीफ, विश्वास करिए। फेथ और वर्शिप, जिसको मानना हो मानिए, जिस तरीके की पूजा करनी हो, जिसको भी आपको उपासना करें, एक्स वाई जेड, जो भी आपके रिचुअल्स हैं बिंदास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। बस कंडीशंस यहाँ पे कुछ अप्लाई, कंडीशंस का सेंस होता है, ऐसा नहीं है कि आपके द्वारा की गई जो वर्शिप है उसके थ्रू सामने वाले के अगर साथ कोई दिक्कत होगी तो कहीं ना कहीं तो आपको रोका जाएगा। हाँ, जैसे वो बिल्कुल, जैसे नमाज वाला आपने सुना, बिल्कुल सही सुना, कि नमाज में जो देखा है आपने, सुबह सुबह 4 बजे जो बोलते, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं हो सकता है, रात को 11 बजे के बाद शोर नहीं हो सकता है, वो इस चीज़ को लेकर के कहा गया था, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट जो बात करता है, थर्ड पॉइंट किसकी बात करता है? इक्वेलिटी की। इक्वेलिटी का मतलब होता है समानता की बात कही जा रही है। समानता, हमें कौन कौन चीज़ों की समानता है? सबसे पहली समानता है स्टेटस की, हर व्यक्ति स्टेटस, और अपॉर्चुनिटी का मतलब हर व्यक्ति अगर पैसे वाला है, मेरे पास भी 1 करोड़, आपके पास भी 1 करोड़, तो इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? तो वो स्टेटस की होती चाहिए। और अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। आप ग्रेजुएट हैं तो आप भी आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं भी दे सकता हूँ, मेरी कास्ट से कोई मतलब नहीं है, रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, तो ये कहलाता है स्टेटस या अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी की बात कही जाती है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुता। बंधुता का मतलब आपने सभी सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कॉमन चीजें होती हैं, तो वो चीजें आपकी कहलाती हैं क्या? फ्रेटर्निटी का हिस्सा। बंधु, ठीक है, तो आपस में सब लोग क्या होते हैं? भाईचारा मनाते हैं, ठीक है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो पर्सन होते हैं स्पेशलाइज्ड, उनकी डिग्निटी को एश्योर करना। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पे 2 बातें समझ में आ गई। जो बंधुता होती है, फ्रेटर्निटी होती है, इसके 2 टारगेट हैं। सबसे पहले डिग्निटी मेंटेन करना। डिग्निटी मेंटेन होती है सबसे पहले कैसे लेवल पर? एक डिग्निटी होती है इंडिविजुअल लेवल पर डिग्निटी मेंटेन होती है, और दूसरी होती है किसकी? यूनिटी मेंटेन होती है। किसकी यूनिटी मेंटेन होती है? देश की। जो देश है आपके, उसकी यूनिटी। सिंपल है। तो जो आप अकेले हैं उसकी डिग्निटी मेंटेन होती है, और जो आप यूनिटी, देश की एकता होती है, उसको मेंटेन करने काम खत्म होता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, इन सभी बातों को आने वाले जो चैप्टर्स होते हैं, जिनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उन चैप्टर में 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया गया है। हाँ 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 बिल्कुल, तो ठीक है। किसमें?
हाँ बिल्कुल, तो ये वही चीज होगी। तो ये हिस्सा तुम्हारा क्या कहलाता है, ये हिस्सा तुम्हारा कहलाता है प्रियम्बल और इसकी कहानी। क्लियर हो गया? किसको? हाँ बस बस बस, खत्म खत्म, सिंपल हो गया। ठीक है ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। तो ये पोर्शन आपका क्या कहलाता है, ये हिस्सा हमारा कहलाता है व्हाट इज द प्रियम्बल, व्हाट इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग पढ़ने जाएंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें कही गई वो सारी बातें किसके थ्रू कही गई हैं, इसके थ्रू कही गई हैं। क्लियर हो गया? चलो, अब आते हैं तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको 2 4 5 पॉइंट में समझना होता है। पार्ट वन पार्ट टू, पार्ट टू तो अब सिलेबस में भी नहीं है, जो सिटीजनशिप था वो अब सिलेबस से भी हटा दिया गया, बट चूंकि होता है तो इसलिए हम कवर करा देते हैं। कई बार एक आध बार पूछ पास लेता है, बट सिलेबस में हमें कायदे में करना होता है, तो फंडामेंटल राइट से कवर करना होता है। बट हाँ, पार्ट वन के हिसाब से चूंकि आपको समझना होता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको थोड़ा सा समझिए। पार्ट वन जो होता है वो कवर क्या करता है, हाँ ठीक है। चलो, पार्ट वन में बेसिकली ये आपका आर्टिकल नंबर 1 to 4 कवर करता है, आर्टिकल नंबर 1 से 4। तो मैं आपको आर्टिकल वाइज समझा देता हूं। आर्टिकल 1 ये क्या कहता है, ये कहता है इंडिया जो है, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहता है? यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो है वो राज्यों का क्या है, संघ है। भारत जो है वो क्या है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के अंदर के जो स्टेट हैं, दे डोंट हैव द पावर टू बी सेपरेटेड। मतलब उत्तर प्रदेश कल को बोले कि हम इंडिया से अलग हो जाएं, ये पावर इंडिया के पास, मतलब इसमें यूपी के पास नहीं है, महाराष्ट्र के पास नहीं, कि महाराष्ट्र कल को बोलता है नहीं मजा नहीं आ रहा, मैं इंडिया से हट के अमेरिका में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे आता है आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 का मतलब होता है, ध्यान से, अगर आपको कोई भी नया स्टेट बनाना है, ठीक है, नया स्टेट आपके सामने बने होंगे, इसके लिए मैं आपको ध्यान से, जब हम लोग फ्री हुए थे दैट इज 1947 में, तो वी हैव 14 स्टेट्स। ठीक है, और अभी 2025 की अगर हम लोग बात करते हैं तो वी हैव 28 स्टेट, प्लस 8 हमारे पास क्या है, यूटी हैं। तो ये 14 से 28 ही तो हुए हम लोग। तो 14 से 28 और 8 जो हुए हैं, ये कैसे हुए हैं, इसी को करने के लिए आर्टिकल नंबर 2 होता है। मतलब जो नए स्टेट हम बनाने की पॉसिबिलिटी होती है, वो पॉसिबिलिटी किस में होती है, आपके आर्टिकल नंबर 2 में होती है। क्लियर हो गया? हाँ, उत्तराखंड तुम लोगों के आई थिंक पैदा होने के बाद उत्तराखंड बना है, छत्तीसगढ़ बना होगा, झारखंड बना होगा, अभी देखो रिसेंटली अभी तेलंगाना बना है। तो ये 4 5 स्टेट आप लोगों के सामने बने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड आपको होमवर्क मिलता है। यहाँ होमवर्क में आपको लिखना है लिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। जैसे गूगल करेंगे वैसे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। तो इधर ईयर मिलेगा, इधर आपको स्टेट की डेट मिलेगी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे करना, लिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, गूगल करते हैं वो बहुत ज़्यादा चलता है तो दिखता है आपको, फ्रंट पे ही आ जाता है। लिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया, भारत में जो स्टेट्स होते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारे, कहीं से भी किस किस डेट में कौन सा बना था, ये देखिए आपको सबकी लिस्ट मिल रही है, किस दिन कौन सा बना था, कहीं से भी। ठीक है, तो कहीं से, जैसे उत्तराखंड जो है वो कहाँ से निकला था, यूपी से निकला था। ऐसे हर एक स्टेट देखो, पार्ट ऑफ मद्रास से आंध्र निकला है, फिर गुजरात निकला है, महाराष्ट्र, केरल, ये पूरा आपका हिस्सा हो रखा है। ठीक है, तो ये कहलाता है आर्टिकल नंबर 2। नेक्स्ट इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 में बातें कही जाती हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट का आपको नेम चेंज करना है, या उस स्टेट का बाउंड्री चेंज करनी है। बाउंड्री समझते हैं? हाँ, मान लीजिए वो स्टेट इस शेप में है, मुझे इस शेप में करना है। हाँ, तो ये चीजें किसके थ्रू होती हैं, ये आर्टिकल नंबर 3 के अंदर होती हैं। क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 1 के अंदर ये हो गया। आर्टिकल 2 में नया स्टेट बना, नाम अभी किसी स्टेट का चेंज हुआ है। हाँ, जैसे उड़ीसा का ओडिशा हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से पौंडीचेरी का पुदुचेरी हुआ है। ना 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 ना, डिस्ट्रिक्ट के जो नाम चेंज होता है, देखा अयोध्या और मथुरा, इसको लेकर चल। हाँ, ये जो डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज होते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, इसमें परमिशन चाहिए होती है होम मिनिस्ट्री की। हाँ, स्टेट का जो नाम चेंज करना होता है उसमें परमिशन चाहिए होती है पार्लियामेंट की, लोकसभा राज्यसभा और ये लोग मिल करके चेंज करते हैं। ठीक हो गया? तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 3। एंड दिस इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 बेसिकली क्या होता है, आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3, अगर ये जो चेंज, भाई सीधी बात है, यहाँ पे क्या है, ये नए स्टेट बनाने की पावर है, ये किसी स्टेट का नाम या बाउंड्री चेंज करने की पावर है। हाँ, तो ये जो पावर है ये केवल किसके हाथ में होती है, पार्लियामेंट जो है इंडिया में, उन्हीं के हाथ में होती है। नया स्टेट बनाना हो या किसी भी स्टेट का नाम वगैरह चेंज करना होता है,
तो ये किसके हाथ में होती है? पार्लियामेंट के हाथ में होती है। यहाँ बार बार एक वर्ड आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब भारत में होता है लोकसभा, देन होती है राज्यसभा, और होते हैं हमारे यहाँ के राष्ट्रपति साहब। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। आगे पढ़ोगे, पूरा टॉपिक है आपका, ठीक होगी चीज। तो ये आपका पार्ट 1 वाला पोर्शन कहलाता है, 1 2 3 4। इसी मैंने आपको लिस्ट भी बता दी थी। अब जब आप लोग नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स में आपको एक कमीशन का नाम मिलेगा। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने अभी आपको पीछे एक वर्ड बताया कि 1947 में हमारे पास कितने स्टेट थे? 14। और यहाँ से हम अभी 28 हुए हैं। तो 14 से जो 28 आप हुए हैं, ऑब्वियस बात है इसका कोई ना कोई बेस तो होगा। किस बेसिस पे हम नए स्टेट बनाते हैं? तो इस बेस को लेकर के भारत में अलग अलग कमीशंस बने थे कि ये डिसाइड करने के लिए ये है, ये है, ये है करके प्रीलिम्स में डिस्कस करते हैं। यहाँ नीड नहीं होता, प्रीलिम्स के लिए होता है। तो आप लोग जो पढ़ेंगे उसमें जेवीपी कमीशन मिलेगा, धर कमीशन मिलेगा, एटसेट्रा सब मिलेंगे, ठीक है। बाद में आपको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन मिलेगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन नोट्स में मिलेगा 1956 में, 1956 में। तो ये प्रीलिम्स की चीजें, इसको डिस्कस नहीं, अभी हम लोग चलेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर होगी चीजें? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आपको मिलेगा, जिसका बेसिकली बस समझा देता हूं, इसकी रिकमेंडेशन में, यानी इसने जो बेस दिए थे कि साहब ये और ये बेस होगा, इस बेसिस पर हम 14 से क्या हुए हैं? 28 स्टेट होते हैं। अभी भी इसी की रिकमेंडेशन चलती है भारत में कि अगर ऐसा वैसा आपको नया स्टेट बनाना होगा तो नए स्टेट के लिए जो बेस दिए थे वो बेस इसने तैयार कर दिया था। क्लियर हो गया? हाँ 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 हाँ। तो ये लिस्ट बिल्कुल, ये जो दिया हुआ आप कह सकते हो इसी की रिकमेंडेशन पे, बिल्कुल सही बात है। हाँ, डन, ठीक, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपका जो पार्ट 1 वाला पोर्शन होता है, ये आपका पार्ट 1 का पोर्शन कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? हाँ, फिर अब नेक्स्ट हम लोग लेक्चर कवर करेंगे। हाँ, नहीं, ऑनलाइन में तो मैंने जानबूझ के बताया ना, ऑनलाइन में लेक्चर एक्चुअली अब जो आपसे कई बार डिस्कस होता है तो उसको पॉज कर देता हूँ। मेन जो कंटेंट है वो आपका सब यहीं से जा रहा है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई वाली सारी चीज़ें। हाँ हाँ, ठीक। तो कल फिर आपको इसी तरीके से कवर करेंगे हम लोग सिटीजनशिप का पोर्शन, ठीक है। चलो ठीक है जी।